कैसे हो बच्चों? 9th क्लास में क्षितिज भाग 1 का पाठ नंबर 1 अपना चला हुआ है। कबीरदास की साखियाँ और शब्द, साखियाँ हो चुकी और शब्द पहला हुआ था। अब दूसरा शब्द देखिए। दूसरा जो शब्द है उसमें रूपक अलंकार है पूरे शब्द में। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी क्या कहते हैं? हे संतो, देखो भाई, ज्ञान रूपी जो आंधी है वो मेरे जीवन में आ गई है। यहाँ पर एक रूपक बांधा गया है कि जब ज्ञान आता है मानव के जीवन में तो कैसे परिवर्तन होते हैं, कैसे बुरे विचारों की सफाई हो जाती है। तो हे संतो, मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। तो यहाँ पर आंधी, ज्ञान जो है वो आंधी का रूप है। रूपक अलंकार है। भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अब कोई भी आंधी आती है तो क्या होता है? पुराने जो मकान छप्पर होते हैं वो उखड़ जाते हैं, गंदगी जो होती है वो उड़ जाती है। तो कहता है जो भ्रम रूपी टाटी बंधी हुई थी, जिसको मैं खोल नहीं पा रहा था, वो सारी उड़ गई है। अब माया द्वारा बांधी हुई वो टाटी नहीं रह गई है। भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, भ्रम की सारी टाटियाँ उड़ गई हैं और माया रहे न बांधी रे। माया द्वारा अब वो बांधी नहीं रखी जा सकती, वो बंधन टूट गए हैं। जैसे ही ज्ञान आता है तो माया के बंधन टूट जाते हैं। माया क्या होती है? संसारिक लोभ, लालच, आकर्षण, स्वार्थ, इनको हम माया कहते हैं। ये सारे खत्म हो जाते हैं जैसे ही ज्ञान रूपी आंधी आती है। तीसरी पंक्ति देखिए। हिति चित्त की द्वई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जो चित्त रूपी क्षितिज है उसकी जो दो थूनियाँ हैं, यानी धरती में गड़े हुए दो पिलर होते हैं जिन पर सहतीर रखा जाता है, एक आगे की साइड एक पीछे की साइड। तो क्षितिज रूपी जो चित्त है, धरती रूपी जो चित्त है, उसकी दो थूनियाँ, दो स्तंभ वो गिर गए हैं। और मोह रूपी जो बलिंडा था, सहतीर जिसको कहते हैं, बड़ा लठ, बड़ा सा एक बीम आप कह सकते हो, जो एक बड़ा सा पिलर सहतीर के रूप में लगा होता है जिसके ऊपर छान डाली जाती है, वो टूट गया है। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबदी भांडा फूटा रे। कहता है तृष्णा रूपी जो छान थी, तृष्णा विषय इच्छा, विषयों के प्रति इच्छा, वो तृष्णा, वो लालसा रूपी छान है, वो घर के ऊपर ही गिर गई है। वो अब गिर चुकी है। जैसे थूनियाँ गिर जाती हैं, पिलर गिर जाते हैं, तो सहतीर भी गिर जाता है। सहतीर के सारे पूरा छप्पर है तो छप्पर ही गिर जाता है। कुबदी का भांडा फूटा। और जब ये छान गिरी घर के अंदर तो घर में जो रखे हुए बर्तन होते हैं वो फूट जाते हैं। वैसे ही मेरी कुबुद्धि रूपी मटका जो है वो फूट गया है। मेरी कुबुद्धि का भांडा या मटका फूट गया है। ये अशुभ नहीं, शुभ संकेत है, ये पॉजिटिव बातें हैं। कहता है जो जो बुराइयां थी वो धीरे धीरे करके नष्ट हो रही हैं ज्ञान की आंधी के आने से। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी रे। अब योग रूपी युक्ति करके संतों ने मेरी छान नए रूप में बांध दी है, दोबारा से बांध दी है। ज्ञान की आंधी नहीं आती तो ये मेरी पुरानी हो चुकी दोषपूर्ण छान या छप्पर नहीं गिरता, और जब तक ये नहीं गिरता तो नया निर्दोष और अच्छी तरह से बंधा हुआ छप्पर तैयार नहीं होता। तो कहता है योग युक्ति करके संतों ने बांध दिया है इस छान को दोबारा से। अब निर्चु चुए न पानी रे, थोड़ा सा भी पानी नहीं टपकेगा। अब तक तो पानी टपकता था, दोष रूपी पानी, वो अब नहीं टपकेगा। अब कोई दोष नहीं रह गया है मेरी छान में। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। जब मैंने हरि की गति समझ ली, ज्ञान के द्वारा हरि की गति को समझा कि हरि की का प्रभाव कैसा होता है, तब से मेरे मन का कूड़ा और कपट, मेरे शरीर के जो दोष थे, मन के जो दोष थे, वो सारे निकल गए हैं। और अंत में कहता है आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी जब आती है तो बाद में फिर बारिश आती है। आंधी के पीछे जो जल बरसा, उसमें प्रेम, उस प्रेम रूपी जल में हरिजन भीग गया, हरि भक्त भीग गया।
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं उस प्रेम रूपी भक्ति रूपी जल के अंदर भीग गया हूँ, जो ज्ञान की आंधी आने के बाद ही आता है। ज्ञान की आंधी आने के बाद पूरी तरह हरि प्रेम में मैं सराबोर हो गया हूँ। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कहता है कबीरदास जी कहते हैं कि भानु अर्थात सूर्य के प्रकट होने पर, उदय होने पर तम जो है वो क्षीण हो जाता है। जैसे ही सूर्य प्रकट होते हैं वैसे ही अंधकार क्षीण हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति के आने से मेरे दोष मध्यम पड़ गए हैं, उनका प्रभाव खत्म हो गया है। ये इसकी व्याख्या थी। आपने प्रसंग और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। प्रसंग आप समझ चुके हो, तो प्रसंग में जो संदर्भ लिखते हैं लास्ट में वो आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर कबीरदास जी ने जीवन और छान या झोंपड़े का रूपक बना करके ज्ञान और ज्ञान से मानव जीवन के सुधार की बात कही है। ठीक है, ये संदर्भ हो जाएगा। और फिर आपने काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य के अंदर भाव, जो अभी मैंने भाव बताया है वो भाव पक्ष में लिख सकते हो। उसके बाद शिल्प में आप लिख सकते हो कि जो हिंदी भाषा है, सदुकड़ी हिंदी भाषा, उसका प्रयोग किया गया है। रूपक और अनुप्रास अलंकार आपको कई जगह मिल जाएगा। रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार बहुत अच्छी तरह से इसमें आया हुआ है। और जैसे ई आया हुआ है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। सामान्य तौर पर व्यंजन वर्णों के जो पुनरावृत्ति है उसको हम अनुप्रास कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः अनुप्रास में स्वरों की आवृत्ति भी अनुप्रास के अंतर्गत आती है। और रूपक अलंकार मैंने जगह जगह आपको बताया है। शांत रस है इसके अंदर। मानवीकरण अलंकार भी है। इसके अतिरिक्त जो है स्वर मैत्री अलंकार है। चाक्षुक बिंब आप कह सकते हो, क्योंकि जो शब्द है वो पढ़ते पढ़ते एक चित्र कह सकते हो या दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है, तो चाक्षुक बिंब भी लिख सकते हो। माधुर्य गुण कह सकते हो, क्योंकि इसमें प्रेम, हरि के प्रति प्रेम के बारे में बात आने के कारण जो है यहाँ पर माधुर्य गुण बनता है। तो अपनी व्याख्या इस पाठ की पूरी हो गई है। आपने इसको लिख करके तैयार करना है।